जीवन एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई व्यक्ति समझना चाहता है, जीना तो चाहते ही है। लेकिन इस दुनिया में और विशेषकर इंसान के जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो जीवन को समझ ही नहीं पाते। आज मैं कुछ जीवन के बारे में इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इंसान की शुरुआत से अंत तक के जीवन का सफर ऐसे चुटकियों में समझते भी हैं और समझाते भी हैं। मेरे साथ कमलेश चंद्रा सर हैं। पूरा परिचय सर से जानेंगे और तमाम प्रकार की बातें करेंगे। और सर की सबसे खास बात या यूं कहें कि खासियत आज जो हम बात करने वाले हैं वो उसका मैं अगर कुछ हिस्सा आपको बताऊं तो ये है कि आज के जमाने में इस आधुनिक जीवन में हर इंसान यही चाहता है कि उनका बच्चा या वो अच्छे से पढ़ें। पढ़ाना हर कोई जानता है, अच्छे से पढ़ाते भी हैं, लेकिन हम बहुत कम देखते हैं कि सीखना कैसे है। बच्चों को यह कहा जाता है कि आपको ये सीखना है, ये याद करना है, ये पढ़ना है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि इसको सीखना कैसे है। वो सिर्फ कमलेश चंद्रा जी सर कहते हैं। और आज हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको सर से ये जान करके बताएंगे कि सीखना कैसे है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शेरा जी। कमलेश चंद्रा एक नाम जो पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमेशा सुर्खियों में कई बार इसलिए रहता है कि सिखाने वाले सर हैं, लर्निंग सर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू शेरा जी। सर शुरुआत कहाँ से हुई उससे पहले अपना परिचय, हालांकि सब लोग जानते हैं लेकिन कुछ नए हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, शेरा जी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से आज बात हो रही है। एजुकेशन मेरा फील्ड रहा है पिछले 30 सालों से। मेरा एक ही पैशन है, जुनून है कि बच्चे जो अपनी पढ़ाई करते हैं, जो उनमें सीखने की जो टैलेंट है उसको कैसे इन्हांस करें, उनकी सीखने की क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए। और बच्चों को जो पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आती हैं, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, इंग्लिश नहीं आ रही, मैथ्स नहीं आ रही, बच्चा चाहते हुए भी कर नहीं पा रहा, फ्रस्ट्रेट है, तो उन बच्चे की जो समस्याएं उनको कैसे सॉल्व करें। अभिभावकों की बहुत सी परेशानियां होती हैं, बच्चे जो है कहना नहीं मानते, बच्चे जो है वो डिसिप्लिन में नहीं रहते, बच्चे जो है वो टाइम टेबल का फॉलो नहीं करते। तो मैं लर्निंग स्किल्स पर मेरा काम है। पिछले 30 दशकों में कई नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन्स में पब्लिश हुआ है, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने उसे अप्रिशिएट भी किया है। तो द होल आइडिया इज हाउ टू लर्न एंड हाउ टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। मैं हालांकि मैंने खुद तो मेरी आंखों से देखे और कई बार ऐसे वीडियोस भी आते हैं जहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, उस पर लिखते हैं और बच्चों को कहते हैं इसमें ये आंकड़ा है, इसको मैं बताऊंगा, इस रो में ये याद है। तो वो क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए शेरा जी, मैं आपको बताऊं, हम बच्चों से क्या कहते हैं कि तुमको पढ़ना है, तुमको ये चीज याद रखना है और तुमको इसको अच्छे से करना है। तो हम बच्चे को क्या कोशिश करते हैं, उसको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोटिवेशन विदाउट अ प्रोसेस डजंट वर्क मोर। तो क्या होता है, बच्चा एक बार कोशिश भी करता है, प्रयास भी करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अरे ये हो नहीं रहा है। तो हम बच्चों को कहते हैं पढ़ाई कर, लेकिन पढ़ाई करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसका वैज्ञानिक तरीका क्या है, मेमोरी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे इंफॉर्मेशन रिटेन होती है दिमाग में, मैं अपने चीजों को समझने की क्षमताओं को कैसे एक्सपेंड, उस दृष्टिकोण पे, उस एरिया पे हम बच्चे की कोई ट्रेनिंग ही नहीं करते। ना स्कूल में कोई ट्रेनिंग होती है, ना पेरेंट के लेवल पे कोई ट्रेनिंग होती है। तो बिना ट्रेनिंग के, जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग करते हैं? हाँ, कभी कभी। तो अगर अचानक से किसी बच्चे को पानी में धक्का मार दिया, अब वो बेचारा डरेगा या खुश हो जाएगा? डरेगा। वो इस पर डिपेंड करता है शेरा जी कि अगर उसको स्विमिंग करनी आती है आपके जैसे, तो क्या होगा, अरे वाह पानी में मजा आ गया। लेकिन अगर उसे स्विमिंग करने की ट्रेनिंग नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगा, वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, अरे ये क्या हो गया। ठीक उसी तरह से मैं कहता हूं, हर अभिभावक जो इस वीडियो को देख रहा है, आप चेक करिए कि आपके बच्चे को क्या पढ़ाई करने का साइंटिफिक तरीका आता है, नोट्स बनाने का क्या उसे साइंटिफिक तरीका आता है, क्या उसे रीडिंग करने का साइंटिफिक तरीका पता है, कोई भी चीज को लंबे समय तक कैसे याद रखते हैं, क्या उसकी कोई ट्रेनिंग हुई है, ध्यान को कैसे एकाग्रचित करते हैं, क्या इसका कोई प्रशिक्षण हुआ है, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्या इसके बारे में उसे कभी सिखाया गया है। तो हम बच्चे को सीखने की कला के बारे में कुछ बताते ही नहीं, बस उससे उम्मीद करते हैं कि वो बढ़िया करे पढ़ाई, बस सीखना है, बस सीखना है। सीखना कैसे वो नहीं बताएंगे हम आपको। तो फिर तो वो धक्का पेलम वाली बात हो गई ना। किसी आदमी को कहा कि यार ये गाड़ी बहुत सुंदर है, तुमको इस गाड़ी को चलाना है, कैसे चलाना बता नहीं रहे तुमको, और वो डंडा लेके खड़े हो गए कि अब चलाओ गाड़ी, तो बेचारा एक्सीडेंट ही करेगा ना। इसीलिए शेरा जी 80% बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं। कैसे, ये कैसे सीखे क्या? हाँ, ये अच्छा सवाल है शेरा जी कि बच्चों को सीखना कैसे चाहिए। सबसे पहला पड़ाव तो ये है कि बच्चे को उसके भीतर क्या क्षमताएं हैं,
क्या उसके भीतर संभावना है, सबसे पहले तो उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। सबसे पहले उसे बताएं कि तुम मतलब तुम्हारे अंदर जो इनेंट कैपेसिटीज हैं वो क्या है। मैं इसको कहता हूं लर्निंग कैपेसिटीज। जन्म के समय से ही हर बच्चे में अलग अलग तरह की कैपेसिटीज होती हैं। एक बार उसको अपनी क्षमताओं का एहसास हो गया तो दूसरा पड़ाव होता है लर्निंग एलिजिबिलिटी। तो पहला हुआ सीखने की क्षमता, है ना, सीखने की क्षमता कितनी है उसका एहसास दिलाना बच्चे को। दूसरा जिसे हम कहते हैं लर्निंग एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है शेरा जी? सीखने की पात्रता। जैसे अपन ऐसे समझिए एक क्लासरूम में, उस क्लासरूम में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 20 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन हर बच्चे की सीखने की पात्रता अलग अलग है। ऐसा समझो किसी बच्चे के पास एक ग्लास है, किसी के पास बाल्टी है, किसी के पास बड़ा सा टब है, कोई तो कुएं जैसा है। तो अब टीचर अपना ज्ञान उड़ेल रहे हैं, तो जब वो उड़ेल रहे हैं तो जिसके पास कप है, कप भरते ही होगा उतना वो भर तो पाए। हाँ, तो वो अपना तो पात्रता को विकसित किया जा सकता है। पात्रता के कैसे किसी बच्चे की पात्रता को वो बढ़ाए, उसके 11 फैक्टर्स हैं अलग अलग। अगर उनका वो अभ्यास करे, वो दिनचर्या का हिस्सा बनाए, वो आदतें वो डेवलप करे, तो उसकी सीखने की एलिजिबिलिटी, सीखने की पात्रता बढ़ सकती है। भले ही आज की डेट में कम है पर वो उसको एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन उसकी कोई प्रशिक्षण नहीं है ना। फिर उस पात्रता को बढ़ाने के बाद जो तीसरा है, पहले लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की तुम्हारी दक्षता क्या है, फिर सीखने की पात्रता कितनी है उसको बढ़ा सकते हैं। फिर पात्रता के बाद सीखने की प्रक्रिया, सीखना कैसे है सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो सीखने की प्रक्रिया क्या के अंदर जाना, गहराई में जाना। सीखने की प्रक्रिया के बाद में है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई मुझे सीखना ही क्यों है, उसके पीछे मोटिवेशन, उसके पीछे का कारण, व्हाई आई वांट टू लर्न दिस, हाउ दिस थिंग गोना हेल्प मी इन माय लाइफ। तो इसका मेरे परिवार में को क्या फायदा होगा, समाज को इसका क्या फायदा। तो लर्निंग के पीछे जो उसका मोटिव है, उसकी क्लैरिटी, पर्पस ऑफ लर्निंग, उसकी क्लैरिटी। और पांचवी और महत्वपूर्ण चीज है कि जो बच्चा सीख रहा है वो कितना रिटेन कर पा रहा है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है। शेरा जी आप ना इतने लोगों से मिलते हो, आप सब जगह जाते हो ना, एक सवाल बच्चों से पूछना, बेटा तुमने पिछले 6 महीने में जितना पढ़ा उसमें से तुमको कितना आता है, कितना याद है, कितना याद है, कितना तुम्हारे अभी भी समझ में है। अगर मैं तुम खड़े हो जाओ यहाँ स्टेज पे और तुम पिछले साल भर में जो पढ़ा है ना उसको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितनी देर उस पर बोल सकते हो, तब जाके अपने को पता चलता है कि उस बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या है। बहुत केसेस में मैंने ऐसा देखा है शेरा जी, बच्चे जो 1 साल में पढ़ते हैं उनको बोले 2 घंटे स्टेज पे बोलना, बोल ही नहीं सकते। साना इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में बात करूंगा सर से, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें जानेंगे, क्योंकि अभी आपके जहन में, आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि ये सब कहाँ होता है, ये कैसे होता है। उसका जवाब सर से जानेंगे। लेकिन सर मैं इस चीज को इसलिए क्यूरियोसिटी बना के रखा हूं क्योंकि दर्शक हमारे जुड़े और दूसरी बातें जाने। जी सर, जी सर। आज हम देखते हैं कि इस युग में बच्चों को अलग अलग अच्छी सी स्कूल्स में डाला जाता है, बोर्डिंग से बच्चे एडमिशन करवाया जाता है, लेकिन आज का एजुकेशन किस तरफ जा रहा है जी, बच्चों को ऊपर क्या प्रेशर उस एजुकेशन का, तमाम सिस्टम का पड़ रहा है जी। शेरा जी 2-3 बातें हैं जो बड़ी खास हैं और मैं आपके मन से इसे ना ओपनली कहना चाहता हूँ। अभी कलाम आश्रम में हमने समर कैंप किया। समर कैंप में यहाँ 400 450 बच्चे हमारे पास थे। 8वीं कक्षा में बच्चा आ गया, स्कूल में उसको आ रहा है 90% मार्क्स। बच्चे को ना ढंग से लिखना नहीं आ रहा, उसको ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं लेकिन रीडिंग करना नहीं आ रहा, और रीडिंग करना आ रहा है उनको कॉम्प्रिहेंड करना नहीं आ रहा। मतलब मैं रीड तो कर पा रहा हूँ लेकिन वो है क्या वो समझ नहीं आ रहा। मतलब ये देखा कि 40% बच्चे तो रीड ही नहीं कर पा रहे और 80% तक बच्चे जो रीड कर रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, कि पढ़ तो लिया समझ में कुछ नहीं आया। तो सर मार्क्स ये, अब ये मार्क्स के बारे में मत पूछो आप नहीं जाना है कारण क्या है कि ये सर्विस इंडस्ट्री है। बस यहाँ जो सर पूरा मसला है ना वो मार्क्स के बीच ही आप अटका देखिए पड़ा ना, है। पेरेंट को क्या चाहिए, पेरेंट एक बच्चे की फीस जमा कराता है, पेरेंट कहता है मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए तो सब ठीक है। अब स्कूल को पता है कि अगर हमने बच्चे के खराब मार्क्स दिए तो ये बच्चा कट के चला जाएगा, तो स्कूल क्या करेगा शेरज? मार्क्स ये इट्स अ सिंपल बिजनेस मॉडल, राइट। पेरेंट को क्या चाहिए कि भाई मेरे बच्चे को कितना आता है, उसका प्रशिक्षण घर पे ही हो सकता है, घर पे उसका एक टेस्ट जैसा हो सकता है। बच्चे को बोले बेटा तुम बैठो ये 4 चीजों पे लिख के देखो। बच्चे को सबसे अच्छा तो क्या होना चाहिए, पेरेंट को एक आदत का पार्ट बनाना। आधा घंटा डेली अपने बच्चे के साथ बैठे, एक डायरी रखें उसकी। मैं उस डायरी को कहता हूँ लर्निंग आउटकम डायरी। ये क्या है कि आज दिन में तुझे क्या सीखा उसको लिख दे, इस डायरी में पॉइंट के रूप में लिख दे। डेली का डेली अगर बच्चा उस डायरी में, मैं आज 10 चीजें सीख के आया स्कूल में, कल और 10 नई चीजें सीखी, कल और 10, तो धीरे धीरे वो बिल्डअप होता जाएगा। तो बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अच्छा मैंने इतना पढ़ लिया, इतना सीख लिया। रिवीजन करना होगा तो इसमें से क्या क्या याद है, क्या क्या याद नहीं है,
और पेरेंट मुझे घर जाते ही पूछेंगे कि आज मैंने क्या सीखा, तो बच्चा स्कूल में भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दे के पढ़ाई करेगा। और एक बड़ी प्रॉब्लम और है शिराज, जब बहुत से इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, बच्चा जाके क्लास में बैठ गया, फिर हम उसको सबसे पहले तो जाएगा, थोड़ी देर बच्चे को 40 मिनट अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो 10 मिनट तो उसके दिमाग में घर चल रहा है। फिर उसको थोड़ा थोड़ा लगता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा है, उसको मजा आने लगता है अंग्रेजी में। जैसे ही 20 से 1 मिनट उसको मजा आने लगता है, उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी पीक पे जाता है, इतने में 1 घंटी बजती है, टन। तो क्या हुआ कि नहीं अब तेरे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ाओगे, क्या अब तेरे को गणित पढ़ाएंगे। अच्छा, अब उसके 5-10 मिनट तो फिर वो अंग्रेजी चलती है दिमाग में, फिर दूसरा गणित का टीचर उसको गणित में लाता है, फिर धीरे धीरे अच्छा, फिर गणित में रुचि डेवलप होती है, फिर उसको मजा आने लगता है, फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन पैदा होने लगते हैं। जैसे ही गणित में मजा आने लगता है, फिर से 1 घंटी बजती है, टन। अब क्या करेंगे कि नहीं अब तेरे को सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। दिन भर में इतनी टनाटन होती है, बेचारा बच्चे को समझ ही नहीं आता, यार ये पढ़ो ये पढ़ो, करना क्या है मुझे, करना क्या। हम सब जानते हैं शिराज जी, जैसे मान लो आपको एक बुक पढ़नी है सर कमलेश चंद्र सर इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं सवाल नहीं, ये प्रक्रिया अपने आप में ठीक नहीं है शिराज जी, ये जो प्रोसेस। अब शाना इंटरनेशनल अलग क्यों है, हम कह रहे भाई बच्चे को ये सीखने दो ना एक बार। बहुत बार क्या होता है शिराज जी, हमारे पास बच्चे आते हैं, एक बच्चा आया, उसको पता चला यार रीडिंग ही नहीं आती इसको इंग्लिश में। अब वो बच्चा मेरे पास 6th में आ गया और उसको इंग्लिश में रीडिंग नहीं आती, और इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आया। अब मैं क्या कहूंगा, नहीं 6th का ये सिलेबस है, जा 6th की पढ़ाई कर, और हमारे टीचर तुझे बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो भाई मेरे को 6th रीड करना नहीं आ रही, मुझे टीचर जो इंग्लिश में बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या रीडिंग करूंगा। तो हम उस बच्चे का लेवल देखते हैं, लेवल देख के भैया तू रुक जा एक बार, कुछ मत पढ़, तू सिर्फ अंग्रेजी पढ़, कोई टन टन कुछ नहीं होगा। उस बच्चे को लेके हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। कई बार हमने ऐसा किया है, 6ठी के बच्चे को पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया है। जब एक बार उसको 3 महीने 6 महीने अच्छे से इंग्लिश आने लग गई, तो उसको शिराज जी समझ में आएगा ना टीचर बोल क्या रहा है, तो उसको समझ में आएगा किताब में लिखा क्या है। फिर उसको हम गणित भी पढ़ा देंगे, फिर हम उसको सामाजिक भी पढ़ा देंगे, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। सर एक चीज हम लोग देखते हैं, अगर छोटे बच्चों की बात नहीं करें, कई बार बच्चे अच्छे से पढ़ते भी है और आखिर में जब 9th 10th में आते हैं तो वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार बच्चे जो हैं वो अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं फेलियर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है यार, सही बात, छोड़ो मुझे नहीं पढ़ना है, फिर वो प्रेशर में परिवार के लोगों का। सही बात। वो सर ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? शेरा जी 2 बातें हैं इसके पीछे। एक बात तो क्या है कि बच्चे को हमने कहा कि पढ़ाई कर। अब बच्चा मान लीजिए, मैं अभी जो एग्जाम्पल आपको दे रहा था, बच्चा आ गया 8वीं कक्षा में और इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, इंग्लिश लिखना भी नहीं आती, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, और उसको सिलेबस क्या पढ़ा रहे हैं 8वीं का। अब उसको समझ में आ नहीं रहा, क्या करें। तो सबसे पहली बात होती है शेरा जी कि जो बच्चा जिस लेवल पर है उस लेवल से उसे पढ़ाओ। ओके, हाँ, भले ही वो आ गया 8वीं में आ गया, कोविड की वजह से कई बच्चे 2 साल आगे निकल गए, कई बार वो मार्क्स वाला मसला आ जाता है, मार्क्स वाला स्कूल रो रहे हैं यार क्यों अपना एडमिशन कट जाएगा। ठीक है, आजकल प्राइवेट स्कूल्स में एक और चीज हो गई है, वो थोड़ा क्वेश्चन कौन सा आएगा, टीचर ही बना रहे हैं पेपर। जब टीचर ही पेपर बना रहे हैं तो टीचर को पता है कौन से पेपर में पास करेगा। तो अभी शाना में हम क्या करते हैं, शाना में 3 लेवल पे टेस्ट होता है। शाना में पहला टेस्ट होता है जो क्लासरूम में टीचर टेस्ट कर लेता है, पहला लेवल का टेस्ट। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक जो करिकुलम प्रोवाइडर है हमारा कॉलिंस करिकुलम, उसकी तरफ से एक टेस्ट पेपर बन के आता है, तो कॉलिंस का टेस्ट कराते हैं। फिर उसके बाद में हमने एलन के साथ जो है उनका टेस्ट सीरीज बच्चों को लगा दिया है, तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के सारे बच्चे उस टेस्ट सीरीज से टेस्ट करके अपनी कॉम्पिटेंस पता करते हैं। और फिर एक एजेंसी है IBT, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बार पेरेंट्स को ये सब पता नहीं होता। IBT क्या करता है, वो कहता है कि यार आपका बच्चा आपके स्कूल में तो बहुत अच्छा कर रहा है, शाना में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, शाना का टॉपर है। अरे पर ये शाना का तो टॉपर है, पर इसका नेशनल लेवल पे स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कल को कॉम्पीट करेगा तो सब आएंगे ना सामने। तो IBT क्या करता है, इंटरनेशनल बेंचमार्क टेस्ट, वो हमारे बच्चे को दुनिया के 40 कंट्री में उसके उम्र के जो बच्चे हैं उसमें वो कहाँ स्टैंड कर रहा है उसकी हमको रिपोर्ट देता है। तो एक उसका स्कूल लेवल पे टेस्ट हो गया, एक उसका नेशनल लेवल पे टेस्ट हो गया, एक उसका इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट हो गया। सर बात साना की शुरुआत हो गई है तो साना की जरूर बात करेंगे। जी। कमलेश, अच्छा शेरा जी एक माफी चाहता हूँ, आपने एक बात पूछी थी, कुछ बच्चे जो कमजोर हो जाते हैं और बेचारे पढ़ नहीं पाते, उनका एक एग्जाम्पल मुझे देना। हाँ शेरा जी, एक बच्चा मेरे पास आया 9th क्लास में, उसके मार्क्स ठीक नहीं थे और उसके माता पिता को लगा कि यार ये बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। वो बच्चा क्या करता था, दूसरे जहाँ स्कूल में पढ़ता था, बाथरूम में ना बम, वो पटाखे नहीं होते सूतली वाले, बम फोड़ देता था। तो उसको ऐसा लगता है तो बदमाश है, ये तो पढ़ाई से इसका रुचि नहीं है। जब वो बच्चा मेरे पास आया, मैंने उससे बैठ के बातें की तो मुझे लगा इसमें बहुत एनर्जी है। मतलब बदमाशी करने के लिए भी एनर्जी तो होनी चाहिए ना बच्चे में। हाँ। तो मैंने उसके साथ बात की, बस एनर्जी को सही रूप में यूज कैसे करवाना है। बिल्कुल शिरा जी, बहुत परफेक्ट बात आपने बोली। तो उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, तो हमने उस बच्चे के साथ बैठ के हमने उसको चैनलाइज करने का क्या तरीका बनाया, हमने उसको जिम्मेदारी दी
कि यार तुम भी पढ़ रहे हो, तुम दूसरे बच्चों को थोड़ा हेल्प करो, देखो तुम कितने अच्छे हो। हमने उसको उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना शुरू किया, टीचर्स को बोल दिया सबको, तू बेटा अच्छा कहाँ का है, ये देखिए तू यहाँ अच्छा है, ये मैनेजमेंट में अच्छा है, ये चीज तो अच्छी कर रहा है, ये चीज। हमने उसको पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू किया। 9th क्लास में उस बच्चे के बहुत बढ़िया नंबर आए। हमारा गुरुकुलम है, देश भर से बच्चे आके हॉस्टल में वहीं रहते हैं। 10th में उस बच्चे ने 9.8 CGPA लाया, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू 94%, 95%। फिर उसके बाद आज की डेट में शेरा जी, वो बच्चा इंग्लैंड के क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके अभी इंग्लैंड में जॉब कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। है ना? अच्छा, साना की सर बात कहूंगा, क्योंकि साना का जो सस्पेंस था कहीं कहीं आपने खोल दिया है। नहीं नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बच्चे कमजोर नहीं होते, हाँ। पढ़ाने वाले कमजोर होते हैं, सिस्टम कमजोर होते हैं। कमलेश चंद्रा सर पिछले 2011 से राजस्थान के बीकानेर में एक ऐसी स्कूल चला रहे हैं, या यूं कहें कि एक मॉडर्न गुरुकुल चला रहे हैं, जहां पर सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, वहां तमाम एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, वहां बच्चों को यह सिखाया जाता है कि सीखना कैसे है। सर, जी। साना इंटरनेशनल के बारे में मुझे कुछ जानना है। हाँ, तो शेरा जी, इसके पीछे जो भाव था वो मेरे गुरुजी का एक फीलिंग था। संवित सोमगिरी जी महाराज, मतलब शुरू मैंने कर दिया था। मेरा आइडिया था कि मुझे जो मैंने लाइफ में सीखा है छोटी सी, तो मुझे उसको सिखाना है बच्चों को। वो मेरे बचपन से एक पैशन था मुझे। तो जब मैंने शाना को शुरू किया तो इट वाज लाइक अ स्कूल, लेकिन फिर गुरुजी के प्रभाव में आकर के और संवित सोमगिरी जी महाराज के उससे लर्निंग से सीखते सीखते हमने उसको धीरे धीरे एक गुरुकुल का शेप दिया। द होल आइडिया इज कि हर बच्चे में जो काबिलियत है, उस काबिलियत का उस बच्चे को एहसास कराया जाए। अगर आप संवित गुरुकुलम में आओगे, आपको 4 बच्चे यहाँ बैठे हुए दिखेंगे, 10 बच्चे वहां पढ़ते हुए दिखेंगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमने ये भी सुना है कि सर स्कूल के अंदर जो आपने गोबर का पूरा यूं से बना के रखा है, पूरा एक इतना सारा पेड़, ये पक्षी, कारण ये हमने कहा भाई जंगल में स्कूल नहीं हो सकता आज के टाइम में, क्योंकि बच्चों को जंगल में पेरेंट भेजेंगे नहीं। तो हमने कहा स्कूल में तो जंगल हो सकता है, ला सकते हैं। तो इतने तरह की चिड़िया हैं, इतने तरह की गिलहरियां, सब वहां वो हमने पेड़ पौधे लगा दिए और अभी भी लगा रहे हैं। तो आइडिया क्या है शेरा जी, कि बच्चा जिस लेवल पर है वहां से उसके साथ कनेक्ट करते हैं और वहां से फिर धीरे धीरे उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे ज्यादातर स्कूल्स में क्या होता है, अपन बच्चे को फीडबैक देते हैं। टीचर का काम क्या है, टीचर को कहते हैं ला तेरी कॉपी दिखा, देखना इस शब्द को नोटिस करना। टीचर का काम क्या है, बच्चे की कॉपी चेक करना और कॉपी में गलतियां बताना। अब ये कॉपी शब्द जरा ध्यान दो आप, तेरी गणित की कॉपी देना, कॉपी मतलब क्या होता है, नकल कर। तो गणित की जो तूने नकल की है वो जरा दिखाना। अरे गणित की भी नकल करोगे तो गणित सीखोगे कैसे? विज्ञान की नकल, विज्ञान की कॉपी देना, अरे विज्ञान की भी नकल। तो हमने बच्चों को क्या सिखाया कि भैया तुम्हारा घर पे गृह कार्य क्या है, इस बच्चे की कॉपी में से, मतलब उसकी भी कॉपी ही है, उसने नकल कर रखी है, उसमें से तू नकल कर ले, तेरी कोई और नकल करेगा, नकल 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 नकल, ये सब चल रहा है। नकल चल रही और नकल से अकल विकसित नहीं होती, ये आप भी जानते हैं, ये तो सर्वव्यापक फैक्ट है। तो क्या करना पड़ता है, बच्चे को जो है उसको चैलेंज करना पड़ता है। पहले उसके लेवल पे जाओ, उसको भाषा में उसकी वो लाओ। भाषा के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है शेरा जी। अंग्रेजी सीखनी है ना, तो अंग्रेजी के 30 लेवल है हमारे पास, और आपको सुन के आश्चर्य होगा, 30 लेवल पर, हर लेवल पे 100 किताबें हैं। अंग्रेजी के 30 लेवल, 30 लेवल है अंग्रेजी के, और हर लेवल पे 30-30 किताबें हैं। पतली पतली किताबें, कोई 20 पन्नों की है, कोई 30 पन्नों की है। तो कोई नया बच्चा जाता है, अरे यार मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो हम उसको लेवल बिल्कुल ही नहीं आती, लेवल 1 की किताब पकड़ा देते हैं। वो लेवल 1 की किताब घंटे भर में पढ़ के आ जाता है। फिर हम कहते हैं तो घंटे भर में पढ़ के आ गया, ले ये एक और ले जा। शाम होते होते अब 20 पन्ने तो पढ़ ही लेते हैं, हर पन्ने पे 4-5 लाइनें ही है, छोटे छोटे है। तो उसको लगता है मैंने आज 5 किताबें पढ़ ली। तो फीलिंग तो है ना, मतलब फीलिंग है। हाँ, तो फिर वो उस लेवल को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में उसका जो लेवल होता है ना, उस लेवल से 1-2 लेवल नीचे की किताब देते हैं। तो मैम ये तो इजी थी, मैंने पढ़ ली। फिर हम उसको और देते हैं धीरे, मैम मैंने 25 किताबें पढ़ ली। फिर ऐसे करते 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 उसका वो लिस्ट बनता जाता है बच्चे का। फिर हम उसके लेवल की देते हैं, उसके लेवल से फिर उसकी वोकैबुलरी बिल्डअप होने लगती है। फिर तो हम ये मानते हैं कि कोई बच्चा 6ठी क्लास तक आते आते ये अगर 3000 किताबों में से निकल जाए, तो उसका अंग्रेजी का मामला जीवन भर के लिए खत्म हो जाता है ना। दूसरी तीसरी में हम ये चालू कर देते हैं, और वह 5th तक आते 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 बच्चे वो फ्लुएंट हो जाते हैं। तो इंग्लिश बोलने में एक बार फ्लुएंट हो गया, इंग्लिश लिखने में एक बार बच्चा फ्लुएंट हो गया, तो फिर बाकी के सब्जेक्ट्स में उसको ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। तो स्किल पे फोकस करना चाहिए। पेरेंट का फोकस स्कोर पे है, नंबर कितने लाया। अरे नंबर को छोड़ो, अभी क्या काम आएगा वो नंबर। इसको अंग्रेजी बोलना आती है क्या, अंग्रेजी लिखना आती है क्या, इसको गणित के क्वेश्चन सॉल्व करना आते हैं क्या, इसको विज्ञान के समझ में आती है क्या। तो वो बच्चे में वो स्किल डेवलप करना जरूरी है, और वो स्किल अगर होगी तो बच्चा आगे कामयाब होगा। साना के बारे में सर हमने ये सुना है कि आप
बिल्कुल लिमिटेड बच्चों को रखते हैं, हाँ, एक लिमिटेड क्लासेस हाँ, होती है, हाँ। बोर्डिंग है, वो भी एक नंबरिकल आपका कोई ऐसा चल रहा है? देखो शेरा जी, मैं जो है उसमें भरोसा नहीं करता कि आप 2000 4000 बच्चों को भीड़ बना दो और फिर भैया जो जहाँ पढ़ रहा है, राम जाने क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो कथा मुझे समझ में नहीं आती। तो हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सी टीम है। देश भर से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं वो हमारे साथ वहीं गुरुकुल में रहते हैं, बच्चे हमारे साथ वहीं रहते हैं। तो कौन बच्चा, उसकी नेचर कैसी है, क्या है, हर टीचर को हमने 10-12 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी है। तो अब वो उस टीचर को क्या, उन 10 बच्चों का ट्रैक रखना है कि तूने कितना सीखा, तूने कितना पढ़ा, आज क्या किया, आज क्या नहीं किया। तो नियमित रूप से हमारा काम होता है उस बच्चे का आज जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जाए ना, उसको थोड़ा सा ऊपर करना, मतलब 1% इंप्रूवमेंट लाना है आज इस बच्चे में, बस ये टीचर का लक्ष्य है। लेकिन 1% अगर किसी बच्चे में नियमित रूप से इंप्रूवमेंट आएगा तो 70 दिन बाद वो बच्चा मतलब दुगना बेहतर हो जाता है। आप समझ गए, आज जितना टैलेंट है उससे वो दुगना हो जाएगा विद इन 70 डेज। तो वो जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स है ना, वो बहुत कमाल का काम करते हैं। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चा जो है जी। पढ़ता है 10th से नीचे जिस भी क्लास में होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो किससे बढ़ता है? हैंड राइटिंग हाँ, से, हाँ, लर्निंग हाँ, से, हाँ। या बोलने से, किस चीज़ से हाँ। एग्जैक्ट, या फिर सब लोग सबका जो है वो जरूरी है? देखो, आज के टाइम पे पेरेंट्स का तो क्या होता है कि बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। वो स्पोर्ट्स में भी मास्टर होना चाहिए, इसमें भी मास्टर, बोलने में भी, दूसरी सब अच्छा। तो हमने एक प्रोसेस निकाला शेरा जी, हमें एक बच्चों को एक प्रक्रिया सिखाते हैं जिसको क्वांटम रीडिंग कहते हैं। क्वांटम रीडिंग जनरली स्कूल्स में क्या होता है, जैसे एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, तो टीचर बोर्ड पे आएगा और बोर्ड पे टीचर क्या करेगा, और बड़ा लिखेगा। 40 मिनट तक बोलता रहेगा। अब वो बोलता रहेगा तो 40 मिनट बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। अब अगला बेचारा आएगा, अगला भी 40 मिनट बोलेगा, वो भी सुनते रहेंगे। तो बच्चा जो है 6 घंटे सुनता सुनता बोर हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, उसको अंग्रेजी बोलने का मौका मिला ही नहीं, तो बोलेगा कब? तो हमारे यहाँ जो है वो एक्टिव लर्निंग का सिस्टम है। हम क्या कहते हैं कि चलो बच्चों को एक टाइम देते हैं, चलो रीड करो। अगर बच्चे को रीड करना आ गया तो वो क्लास में है, वो रीड करता है। फिर रीड करने के बाद टीचर पूछता है क्या समझ में आया बता, तो बच्चा प्रेजेंटेशन देता है। टीचर की जगह बच्चा खड़ा है, बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो बच्चा 5 मिनट 10 मिनट उस टॉपिक के बारे में बोल रहा है। दूसरे बच्चों से कहते हैं कि अब तुमको ना इसके सवाल पूछने, तो दूसरे बच्चे ना फायर कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस की भरमा, तो उनको क्वेश्चन पूछ रहा आ रहा है, वो क्वेश्चन के बाद में जवाब दे रहा है। तो क्लासरूम मतलब बच्चा टीचर तो क्लास में ही बन जाता है। हाँ, वो माहौल बना दिया ना। हाँ। और टीचर आराम से बैठा। टीचर का काम क्या? टीचर का काम है जब ये फंसेंगे तब तो guide मुझे करना। हेल्प करना है, एक फैसिलिटेटर की तरह मुझे हेल्प करना है। तो वो तब जाके वो स्किल एनहांस होती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे तो मैं कैसे करूंगा? तो मेरे को 15 ही लेने पड़ेंगे छोटी क्लासेस में। बड़ी क्लास में मैं 20 ले लूंगा। तो इसलिए हमारी वो होता है। और वो जो 40 मिनट के ब्रेक्स हैं वो करने नहीं पड़ते, लंबी लंबी क्लासेस होती हैं ताकि हर बच्चा बोल सके, हर बच्चा क्वेश्चन कर सके, है ना। हमारी उल्ट, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। न्यूजीलैंड से एक डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे स्कूल विजिट करने आए। तो उन्होंने जैसे बच्चों से ऐसे क्लास में ऐसे घूमते हुए गए और एक क्लासरूम में घुस गए, 5वीं कक्षा की बात। तो बच्चों को कहा मैं तुमसे बात करूंगा, जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न हो ना वो लिख लेना। और फिर वो बच्चों को बोल दिया और आके हम नाश्ता वाश्ता करने मैम के ऑफिस में बैठ गए, बातें लग गए। शायद घंटा भर निकल गया होगा। घंटे भर बाद वो 5वीं कक्षा में वापस उन बच्चों के साथ पहुंचे। तो बच्चों का क्वेश्चन बना लिए और बच्चे भिड़ गए क्वेश्चन बनाने, क्योंकि हम तो रात दिन उनको ये कहते क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन पूछो। आपको यकीन नहीं होगा, तब तक जब तक वो वापस आए बच्चों ने 107 क्वेश्चन बना लिए। और कैसे कैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में तो वो डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी है, मतलब वो WHO के में कई डिपार्टमेंट्स में एज ए कंसल्टेंट और गवर्नमेंट ऑफ ओमान के साथ काम किया, मतलब ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी। उनको एक सवाल पूछा एक बच्चे ने, जीने के लिए ऑक्सीजन ही क्यों आवश्यक है, व्हाई नॉट सम अदर गैस। फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। ऑक्सीजन ही जीने के लिए जरूरी क्यों है, इसकी जगह कोई दूसरी गैस से काम क्यों नहीं चल सकता। तो अब उनको बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सोचना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। यार कमाल है। एक बच्चे ने सवाल पूछा, उल्टा फंस गए नहीं वो लोग डीप क्वेश्चंस। तो आप जब प्रश्न पूछोगे ना तो जाके बुद्धि का विकास होता है। और आजकल ज्यादातर स्कूलों में क्या होता है, पहली शिक्षा जो बच्चों को स्कूलों में देते हैं शेरा जी, वो क्या है, फिंगर ऑन द लिप्स, चुप रहो, शट अप, आवाज नहीं करना। अरे तो आवाज नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? आ जाओगे। और वो अंगुली ऐसी लिप्स पे रखवाते हैं बच्चों से, फिर बड़े बच्चों को बोलो आ माइक पकड़ स्टेज पे बोल, वो बेचारे अंगुली तो हट गई लेकिन वो लिप्स चिपक ही गए। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा सर, अब
मैं एक सवाल एजुकेशन से जुड़ा आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मुझे लग रही है और शायद हमारे जो दर्शक हैं उनको भी जी, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। जी सर। इस एजुकेशन में, शिक्षा में 4 पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं: जी, जी। स्टूडेंट, हाँ, टीचर, हाँ, पेरेंट्स हाँ। और संस्थान जो जी, इंस्टीट्यूट है। जी, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, इन चारों का अभी जो आपने बताया कि प्रोसेस जो चल रहा है, जी, ये कैसे ये चारों अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं और क्या असल में होना चाहिए? ये जी, चारों अपना अपना रोल कैसे अदा करें इस एजुकेशन में? मैं ये आपसे जानना चाहूँ। जी, जी, करेक्ट है। तो आप देखिए ना, सबसे पहली बात तो मुझे क्या लगता है, हमको पेरेंट को एक बार तो फोकस में लाना पड़ेगा। क्योंकि पेरेंट क्या होता है, बहुत बार शेरा जी, पेरेंट के लिए जो एजुकेशन के मायने हैं ना, वो क्या है। तो अगर पेरेंट ने ऐसा सोच लिया कि मेरा बेटा एक 5 स्टार स्कूल में जा रहा है, वहाँ एसी लगा हुआ है, वहाँ एसी बस आती है, तो उस एसी क्लासरूम से और एसी बस से और उस एसी से उस बच्चे का भविष्य तो कुछ बनने वाला नहीं है। पेरेंट को ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के इंस्टीट्यूशन में बच्चे को भेजूं। ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे अच्छे मेंटर्स हैं, टीचर्स बहुत कमाल के हैं, वहाँ का माहौल बहुत कमाल का है। एसी ना हो तो भी चलेगा। ना चलेगा, पेड़ के नीचे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हमारे देश में कितने महान विद्वान हुए, रामानुजन, भास्कराचार्य, मतलब कितने ग्रेट पर्सनालिटीज, लेकिन वो कौन से, कितने लोग एसी के नीचे बैठे थे, पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़े थे। तो उसका एक और वजह भी है उसके नीचे बैठ के पढ़ने की। जब आप किसी एक क्लासरूम को बंद कर देते हो, तो जब 20-40 बच्चे उस क्लासरूम में बैठे हैं, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है उस क्लासरूम में शेरा जी, कि थोड़ी देर बाद बच्चों को उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। क्लास में टीचर बोल रहा है और वो नींद से पागल हो रहा है। तो इसलिए हमने स्कूल की बिल्डिंग में इतने, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत बढ़ गई है तो नींद आना स्वाभाविक है, तो हमने इतने पेड़ पौधे लगाए कि खुल ऑक्सीजन मिले। बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, विंडोज खुली हुई हैं, क्लास में चलते चिड़िया भी आ जाए तो आने दो, तो खुला रखेंगे ना, तो बच्चे का दिमाग खुलेगा। तो सबसे पहले तो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू बी मोर ओपन। छोटे क्लासरूम्स बनाने पड़ेंगे, छोटे इंटरेक्शंस, है ना, रीडिजाइन करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को। तो पेरेंट के पार्ट पे एक बार सबसे पहले लेते हैं। पेरेंट को मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर पेरेंट ये सोच रहा है कि मेरा बेटा स्कूल में गया और मेरी ड्यूटी खत्म, तो ये बहुत बड़ी गलत है। पेरेंट को ये देखना पड़ेगा कि मेरा बेटा कितना सीख रहा है, कब सीख रहा है, क्यों नहीं सीख रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। टाइम टू टाइम बच्चे से पेरेंट को बात करनी पड़ेगी और उसकी हर एक चीज को उसको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। कई बार ऐसे पेरेंट होते हैं जो किसान हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो भी बच्चे से सवाल पूछो कि तूने आज क्या सीखा, तो बच्चा क्या करेगा, बोलेगा। बोलेगा तो पेरेंट को थोड़ा समझ तो सकता ही है उनकी भाषा में। तो पेरेंट की जो सबसे बड़ी भूमिका मैं देखता हूँ शेरा जी, कि लगातार अपने बच्चे से पूछे तूने क्या सीखा। बच्चे के पार्ट पे जो मैं देखता हूं कि हमको क्या करना चाहिए, बच्चे को स्किल उसमें डालना चाहिए। रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला भविष्य में। अभी जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आजकल के जो बच्चे हैं, आप उनको ये मोबाइल दीजिए तो बच्चे क्या करेंगे, जैसे आप टेक्नोलॉजी, वीडियो गेम खेलने लगे, ओ ये गेम वो खेल। हमारे यहाँ उल्टी गणित है, बच्चे वीडियो गेम बनाते हैं, उनको हम कोडिंग सिखाते हैं। अच्छा। अभी जैसे 11वीं, मतलब मेरा बेटा ही है, वो भी स्कूल में सीख रहा है, तो वो बच्चा भी 11 साल का है और वो वीडियो गेम्स बनाता है, डिजाइन करता है, कोडिंग करता है। तो अब क्या हुआ, बच्चों को हम छोटी उम्र में कोडिंग सिखा रहे हैं, तो वीडियो गेम खेलने से ज्यादा अच्छा क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट उसमें आएगा भी बनाना कैसे है। हाँ। अब कल को वो एक स्किल डेवलप हो गई तो कल को उस स्किल में वो अपना भविष्य भी बना सकता है ना। तो मामला क्या है कि बच्चे को रट्टाफिकेशन से बाहर निकालें, ये नंबर के झंझट से बाहर निकालें और देखें कि मेरे बच्चे में स्किल्स क्या डेवलप हुई, उसके ऊपर अपने को मॉनिटर करना है। तो चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है, चाहे वो एकाग्रता की स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझने की स्किल है, पढ़ाई करने की स्किल है, ऐसे बहुत सारी स्किल्स अपने को चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो ये सब उसमें कितनी विकसित हो रही है वो ध्यान रखना पड़ेगा। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी क्या करना पड़ेगा, टीचर्स की रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ पे बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, बार बार बच्चों का फीडबैक ट्रेनिंग, नया क्या हो रहा है, नया क्या अपडेट हो रहा है। अब जैसे हमारे स्कूल में बच्चे एआई यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी जो आप बोलते हो, ये हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं। तो क्या अभी क्यों कर रहे हैं, हमने हमारे जो हॉस्टल के बच्चे हैं हमने उनको एक्सपोजर दिया कि भाई देखो आप ये कैसे होगा, ये कैसे कर रहे हैं, देखो नई नई चीजें कैसे आ रही हैं, ठीक है ना। तो जब बच्चे को आप मौका देते हो उस चीज को देखने का, फील करने का, तो बच्चा उससे कनेक्ट हो पाता है। तो फिर वो सोचता है कि मुझे इस दिशा में आगे भविष्य बनाना है, मुझे इसमें काम करना है, ठीक है ना। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको ज्यादा अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, नई चीजों के लिए ओपन होना पड़ेगा।
पेरेंट को फोकस होना पड़ेगा कि मेरा बेटा जो है क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है। बच्चे को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मैं जो कल जैसा था आज थोड़ा इम्प्रूव हुआ क्या, कल थोड़ा खुद और का इम्प्रूव हुआ आंकलन क्या। खुद करें। आंकलन, है ना। बिल्कुल सर। तो वो तब जाकर के एक चीज निकल के आएगी। तो तमाम बातें एजुकेशन से जुड़ी और तमाम चीजें सीखने की बातें सर से जानी, लेकिन अब एक पार्ट इस इंटरव्यू का बाकी रहा है, वो जी। कमलेश चंद्रा सर को जानना है। सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने आपको अप्रिशिएट किया जी जी और आपके बारे में बहुत कुछ हमने सुना है, बहुत कुछ जाना है। जी। मैं आपके बारे में कमलेश चंद्रा सर को हम लोग जानना चाहते हैं। सर, मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना, मेरा पैशन है खूब सारा अध्ययन करना। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और जो मैं किताबें पढ़ता हूँ नोट्स बनाते रहता हूँ। आज सुबह भी यहाँ समर कैंप में बच्चे आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार इनके लिए आज पूरा क्लोजिंग हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने जो 21 बुक्स थी जो मैंने पढ़ी थी, उन सारी किताबों को एक सेंटेंस में उनका जो सार था वो मैंने 21 सेंटेंस बच्चों को लिखवाया, और 21 किताबों का सार मैंने उनको लिखवाया। तो जीवन में मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये मेरा पैशन है। तो मैं इस चीज़ में बहुत इंजॉय करता हूँ, और वो चीज़ें मैं बच्चों को जो है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा सपना है सर कि जो शाना इंटरनेशनल स्कूल में संवित गुरुकुलम में जो हम कर रहे हैं उसको आगे से आगे डुप्लीकेट करें। गुरुजी भी कहते थे मेरे कि हर घर को एक गुरुकुल बनना पड़ेगा। हर घर को गुरुकुल कैसे बनना पड़ेगा कि वो हमको एक माहौल बच्चे के सीखने के लिए वहां बनाना पड़ेगा। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता शेरा जी। अगर बच्चे को सही एनवायरनमेंट मिला है, सही टीचर्स मिले हैं, हर बच्चा जीवन में तरक्की कर सकता है। और कई बच्चे तो ऐसा आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। मतलब मैं आपको कई बच्चों के उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक बच्ची थी प्रज्ञा। तो प्रज्ञा जो है वो बहुत ऐसे खामोश चुप चुप रहने वाली बच्ची थी। तो जो बच्चे अक्सर चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन हमारे सुमित सर जो मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने धीरे धीरे उसके साथ बातें की, उसको थोड़ा थोड़ा ये, तो उसका बहुत मजा, उसको मैथ्स पढ़ने में, दूसरे सब्जेक्ट में बहुत, और बोलने करने में, और वो बच्ची बहुत धीरे धीरे करते करते उस बच्ची ने अपना जो है ब्लॉग शुरू किया। और करते करते उसका जो पेज है आज वो इन्वायरमेंट पे लिखती है, और बहुत अच्छा लिखती है, और कई नेशनल इंटरनेशनल जो हस्तियां हैं उसका जो ब्लॉग है वो फॉलो करते हैं। और उस बच्ची ने अभी टोरंटो यूनिवर्सिटी में जो है पिछले साल प्रवेश लिया। इसी तरह से हमारे यहाँ ऋषि जो है, जो मैं वीडियो गेम्स की आपको बात बता रहा था, तो इतनी फ्रीडम है, तो ऋषि ने काम किया, उसको वीडियो गेम खेलने के साथ साथ लगता है ये बनते कैसे। तो ऋषि ने पहले इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करके पिछले साल ऋषि जो है वो यूके गया है, लीड्स यूनिवर्सिटी में, और स्पेशली ये जो हाई एंड वीडियो गेम्स होते हैं इनको कैसे डिजाइन करना चाहिए वो उसकी ट्रेनिंग ले रहा है, और वो उसी में अपना करियर बना रहा है। तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मनीष एक और स्टूडेंट, तो मनीष को मतलब जब छोटा था, जब हमने उसको किताबें कैसे पढ़ते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना लेवल लर्निंग, तो एक किताब पढ़ी, एक और किताब पढ़ी, एक और, तो वो आ जाता था हर 5 दिन में, सर ये किताब खत्म हो गई और क्या पढ़ूं। तो वो तीसरी क्लास से हमारे यहीं पढ़ता था मनीष। तो हमने कहा बेटा तो सर मेरी अब तो 3rd की सारी बुक्स खत्म हो गई, तो हम उसको 4th की दे देते थे। तो उसने थोड़ा क्विकली जंप भी किया, 10th तक वो आ गया, 10th भी उसने अच्छे मार्क्स से किया, 12th भी उसने अच्छे मार्क्स से किया। बाद में उसको था कि मुझे ना इंजीनियरिंग करनी है, और फिर उसको इंजीनियरिंग में पैशन मिला। उसने कहा कि मैं कहाँ से करूँ, IIT से करूँ, IIT से और अच्छा क्या हो सकता है। तो उसने कहा MIT से करूँ, इंपीरियल कॉलेज से करूँ। अंततः उसको इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में एडमिशन मिला, और वो करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप भी लेकर के अभी इंपीरियल कॉलेज से वो कर। मैं अभी यही जान रहा था, पढ़ रहा था आपके बारे में, साना के बारे में, कई सारे ऐसे बच्चे हैं। यही पैशन है सर। अगर आप मेरे से कहोगे तो मेरा जीवन मेरे बच्चे हैं। ठीक है ना। कौन आपके परिवार में है? मेरे परिवार में 2 छोटी बहनें हैं। मेरी छोटी बहन है प्रीति, आप जो हैं उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया, 2008 बैच की वो IPS ऑफिसर है। अभी उनका जयपुर अभी उनका पोस्टिंग है, शी इज़ असिस्टेंट कमिश्नर, वो हैं कमिश्नर हैं, और यातायात अभी वो संभाल रही हैं। उनसे छोटी जो सिस्टर है कीर्ति, उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाया, और फिर उन्होंने शादी के बाद उनका जो फैमिली बिजनेस है उसको उन्होंने टेकअप किया। अभी वो अपना एक उनका काफ़ी अच्छा बड़ा फैक्ट्री है जहाँ वो मिठाई के डब्बे बनाते हैं, और करीब 1.5-2 लाख डब्बे वहाँ डेली के बनते हैं। अच्छा। तो वो उसको देखती है। तो दोनों बहनें वेल सेटल्ड हैं, अच्छा अपना काम कर रही हैं, और मेरे को शुरू से ही लर्निंग में
और ये स्पिरिचुअलिज्म में इसमें बहुत इंटरेस्ट था, सर पढ़ना ये क्यों पढ़ाना। आपके लाइफ का ये पार्ट क्यों बना ये शायद इसलिए बना शेरा जी कि मेरे पापा जो है उनको पढ़ाना अच्छा लगता था, तो शायद पापा को पढ़ाना अच्छा लगता था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो पढ़ाने की छोटी उम्र में ही जो है ना वो एक पैशन बन गया था। और फिर मतलब सीखना और सिखाना एक तरह का ना मेरे लाइफ का पैशन बन गया। हमेशा मैं इसी में रहा। जब मैं स्कूल में भी पढ़ता था तो दोस्तों को पढ़ाना करना ऐसा होता था, कॉलेज में भी फिर हम लोग गए तो ट्यूशन पढ़ाना, और फिर धीरे धीरे मतलब यही था कि मुझे यही करना है। सर एक बात मैं जानना चाहूंगा, हालांकि इससे कुछ अलग बात भी होगी। जी। एक बॉलीवुड की मूवी है सलमान खान की, उसमें वो कहते हैं कि यार मुझे किक नहीं मिली है। सर कि आपकी भी एक ऐसी है कि मुझे आपको किक चाहिए, कोई ऐसी अच्छी सी किक, बस उसी किक की। मेरे को हमेशा शेरा जी किक जो मिलती है ना, कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ ना तो मुझे किक मिलती है। हाँ, जैसे अभी अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ब्रेव न्यू वर्ड्स। हाँ, तो सैल खान हैं, सिलिकॉन वैली के एंटरप्रेन्योर हैं, खान एकेडमी के संस्थापक, उनकी किताब है। अरे उन्होंने एआई से भविष्य